साल 1975 में 25-26 जून की मध्य रात तत्कालीन देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। उसके बाद से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी इसे इस देश का सबसे काला अध्याय मानती है। आज भी देश भर में इस आपातकाल को लेकर नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह हैं। अजय जी, आप लोग जब भी ये दिन आता है 25-26 जून, आप लोग कहते हैं कि देश के लिए काला अध्याय है आपातकाल लागू होना, लेकिन हमेशा कांग्रेस यही कहती रही है कि आप लोगों ने अघोषित आपातकाल, जब से सरकार बनी है नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में, अघोषित आपातकाल लगाए हैं। ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, तमाम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। उस आपातकाल और इस आपातकाल में अंतर क्या है? देखिए सन्नी जी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारा संविधान बनाया गया, तो संविधान बनाए जाने के बाद में संविधान को एक तरह से रिव्यू संविधान का किया गया। मतलब हमारे जो निर्माता था वो रिव्यू कर रहे थे कि संविधान कैसा बना है, इसके मतलब क्रिटिकल एंगल्स क्या क्या है। तो उसमें एक बात ये सामने आई कि हमारे संविधान में बहुत ज़्यादा राइट्स दिए गए, चाहे हम प्रियम्बल की बात करें, सामाजिक न्याय की बात करें, हम उसमें फंडामेंटल राइट्स की बात करें, पूरा संविधान जो है लोगों को राइट्स देने के लिए था। लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी प्रोविजंस थे जिस प्रोविजंस के बारे में चिंता जाहिर की। जैसे उसमें एक आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी का एक मुद्दा था। उसके बाद आर्टिकल 34 जिसमें मार्शल लॉ, मिलिट्री शासन समझ सकते हैं, वो उसकी बात थी। और ये कहा गया कि भाई ऐसा संविधान जिसमें कितने ज़्यादा राइट्स दिए गए हैं और उसमें हम नेशनल इमरजेंसी जैसी चीज़ों की बात करें, तो ये दोनों का क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन एक दूसरे से। तो इसमें बात ये आई, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इस बात को कहा, क्योंकि जब हमारा संविधान बना था तो संविधान के पीछे जो बैकड्रॉप था, मतलब उस समय कम्युनल वायलेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा था। मोहम्मद अली जिन्ना का नेशनल जो एक्शन डे की बात करें, तो ये बात आई कि कभी ऐसा सिचुएशन आए कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा मान लीजिए मॉब वायलेंस हो गया, या फिर मान लीजिए दूसरी कंट्री ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, तो उस केस में नेशनल इमरजेंसी एक अच्छी चीज़ है, लगाई जा सकती है। मतलब बेसिक मुद्दा यही था। लेकिन इंदिरा गांधी के समय में पूरे के पूरे देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ जो एक रोष जो उत्पन्न हुआ, उनके खिलाफ, उनके शासन कुशासन के खिलाफ एक रोष उत्पन्न हुआ, जिसको कि उस समय भाजपा के जो नेता थे, चाहे हम लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें, वाजपेयी की बात करें, बहुत सारे नेता थे, जयप्रकाश नारायण की बात करें जिन्होंने टोटल रिवॉल्यूशन दिया, इन सब ने मिलकर के इंदिरा गांधी के खिलाफ, और पूरे के पूरे देश में एक माहौल था। और इंदिरा गांधी के इलेक्शन को कोर्ट ने भी डिक्लेयर कर दिया था कि गलत तरीके से जीती है। तो इंदिरा गांधी जी ने अब देखा कि पूरा का पूरा सत्ता, पूरी जो सत्ता है मेरे हाथ से जा रही है, इतना बड़ा विरोध है, तो उस विरोध को शांत करने के लिए, उस विरोध को दबाने के लिए, आवाज़ को दबाने के लिए इमरजेंसी जो है इसकी घोषणा की गई। अब इमरजेंसी घोषणा की गई, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में कहा कि कांग्रेस पार्टी आज कह रही है मतलब अघोषित आपातकाल हमने लॉन्च कर दिया है। और आज कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी को आप देखेंगे तो खास करके एक संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं। इंडी गठबंधन के और लोगों ने उनको कॉपी करना चालू कर दिया। अगर केवल हम संविधान की बात करें थोड़ी देर के लिए, बाकी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं, तो इमरजेंसी के समय में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए, कुछ रफ लेवल पर अगर हम डिस्कस करें, तो उस समय जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, जिसके पास पावर होता है जुडिशियल रिव्यू का अंडर आर्टिकल 13, उसमें कहा गया कि भाई आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर जुडिशियल रिव्यू का, उसको जो है उन्होंने छीन लिया। इसके बाद आज हमारे देश में कोई भी नागरिक अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का वॉलेशन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, आर्टिकल 226 के तहत डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकता है। लेकिन उस समय इमरजेंसी के समय कहा कि ये दोनों आर्टिकल्स भी आपके लिए वैलिड नहीं है, इनको डाइल्यूट कर दिया गया। इसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल 22, जो कि कहता है कि किसी भी आदमी को जब आप अरेस्ट करते तो अरेस्ट करने के बाद उसको तुरंत मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना है, एक नेचुरल जस्टिस की बात होती है। लेकिन उस समय आर्टिकल 22 को भी डाइल्यूट कर दिया गया। आर्टिकल 21, जिसको आम भाषा में राइट टू लाइफ कहते हैं, राइट टू लाइफ की भी कोई मतलब अहमियत नहीं थी। लोकसभा के बारे कह दिया गया कि 5 साल नहीं, 5 साल के बाद भी अनलिमिटेड टाइम के लिए चलता रहेगा। शेड्यूल 7, जो कि स्टेट्स को पावर देता है, फेडरलिज्म का एक सिंबल है शेड्यूल 7 को डाइल्यूट किया गया। यानी कुल मिलाकर के अगर हम देखेंगे इमरजेंसी में 42nd अमेंडमेंट की बात करें, और वो जो पीरियड था उसमें आम आदमी, प्रेस की बात करें, नेताओं की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, इलेक्शन कमीशन की बात करें, CAG की बात करें, तमाम इंस्टीट्यूशंस को जो है धराशायी करने की कोशिश जो है वो था इमरजेंसी के समय 42nd अमेंडमेंट। जब इंदिरा गांधी जी की सरकार चली गई और पहली बार जब नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने, हमारी सरकार आई, तो उस समय 42nd को रिवर्स करके 43rd डाला गया, जिसमें बहुत सारी चीज़ें की। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने कह दिया था कि जो प्रेसिडेंट है, अगर इमरजेंसी लगाना है तो
कैबिनेट ने सीधा बोल दिया, प्राइम मिनिस्टर ने ओरली बोल दिया कि इमरजेंसी लगा दो तो लगाई जा सकती है। लेकिन इसको जो है जनता पार्टी ने इसको किया कि रिटर्न आपको जो है रिकमेंडेशन देना पड़ेगा, क्यों इमरजेंसी लगाई, पूरा उसका ब्यौरा देना पड़ेगा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पावर को रिस्टोर किया गया। तमाम रिस्टोरेशन 43rd और 44th अमेंडमेंट में किया गया, जो कि जनता पार्टी की सरकार थी। और आज अगर हम बात करें यहाँ पर, आज हम जिस दौर पर खड़े हैं, अब जैसे कि आपने कहा कि हम इसको याद बार बार क्यों करते हैं, याद बार बार इसलिए करते हैं क्योंकि जो ट्रेजिडी हमारे भारत में हो चुकी है, वो ट्रेजिडी किन लोगों ने किया, ये आज के जनरेशन को मालूम होना चाहिए कि जिन लोगों ने संविधान को बंधक बना कर रखा, होस्टेज बना कर रखा था 2 साल तक लगभग, आज वही संविधान की दुहाई दे रहे हैं। संविधान में कितनी बार चेंजेस किए, क्या क्या चेंजेस किए, ये आज के जनरेशन को मालूम होना चाहिए। इसीलिए बार बार हम जो है आपातकाल को दोहराते हैं, जैसे कि आज और कल भी भाजपा कई जगह एक डिस्कशन, सेमिनार वगैरह के जरिए जो है लोगों को जागरूक करने का काम करेगी, यही हमारा स्टैंड है। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि इस देश में किसानों को आंदोलन तक करने नहीं दिया जाता, उनके लिए कीलें ठुकवा दी जाती है। पत्रकार और प्रेस के साथ क्या हो रहा है ये पूरा देश देख रहा है। तो अघोषित आपातकाल तो अब लगा है और अब ज़्यादा असर हो रहा है उससे ज़्यादा। देखिए, सीधी सी बात है, आपातकाल आपातकाल होता है, घोषित आपातकाल अनघोषित आपातकाल ऐसा कुछ नहीं होता। आपने इमरजेंसी को आपने बिल्कुल एक प्रोक्लेम किया था इंडिया में, जो कि एक फैक्ट है, और आज आप कह रहे हैं कि नहीं अघोषित आपातकाल। अघोषित आपातकाल का मतलब क्या? आपातकाल जैसे मैंने आपको बताया, नेशनल इमरजेंसी अगर किसी कंट्री में लगाई जाए तो उसमें क्या है, उसमें कि लोगों के राइट्स छीन लिए जाते हैं, सिंपल सा मतलब यही है। आज क्या कोई व्यक्ति या फिर कोई प्रेस ऐसा है कि अगर उसके ऊपर मान लीजिए पुलिस ने कोई केस कर ही दिया, मान लीजिए कि आप सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं और बीजेपी ने आपके खिलाफ, पुलिस को कहा कि इसके खिलाफ, सन्नी शरद के खिलाफ केस कर दो, तो अगर आपके पास केस होने के बाद में आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आप अपना वकील नहीं लेके जा सकते, तो आपातकाल है ना। जब आपके पास ये स्वतंत्रता है कि आप कोर्ट जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है, तो आपातकाल नहीं हुआ ये। यानी कहने का मतलब आपके राइट्स आपके पास ही है। लेकिन कांग्रेस की दुविधा ये है कि कांग्रेस पार्टी, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आज जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की बात करें, आप इलेक्शन कमीशन का एग्जांपल ले लिए। महाराष्ट्र में इलेक्शन हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन को क्वेश्चन कर देते हैं कि वोट में रिगिंग हुआ है, वोटर कार्ड फर्जी बन गए हैं। झारखंड में इलेक्शन जीतते हैं तो कहते हैं कि जो लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत हुई है। आप CAG रिपोर्ट को भी सेलेक्टिव अपग्रेडिंग करते हैं। ईडी के बारे में आप कह रहे हैं, ईडी जो भी कार्रवाई कर रही है वो प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कर रही है, पार्लियामेंट के तहत कानून के कर रही है। लेकिन ईडी ने जब आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई की और हेराल्ड केस में जब आपके खिलाफ कुछ एक पुख्ता सबूत लेकर के आई, तो कायदे से आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके खिलाफ कोई केस कर देगा तो आप केस को लड़ेंगे, आप कोर्ट में प्रोसीडिंग्स में जाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, रांची के जो ईडी ऑफिसर्स, ईडी कार्यालय है, वहाँ पर जो युवा मोर्चा के इनके जो लोग जाकर के वहाँ एक तरह से थ्रेटनिंग कर रहे हैं कि भाई हम ऑफिस नहीं चलने देंगे, और एक भय का माहौल बनाने की कोशिश की गई। तो राहुल गांधी ना सुप्रीम कोर्ट मान रहे हैं, ना वो इलेक्शन कमीशन मांग रहे हैं, ना CAG मान रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप राइट्स के स्पिरिट देखिए, जो हमारा संविधान है, जब वो संविधान रिजर्वेशन की बात करता है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, कहीं पर भी रिजर्वेशन में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। नहीं, आपने ईडी का जिक्र किया, लेकिन कांग्रेस तो यही कह रही है कि इस देश में क्या सिर्फ विपक्ष के जो नेता हैं वही गलत कर रहे हैं? सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के नेता गलत नहीं कर रहे हैं? उनके यहाँ कभी छापे क्यों नहीं पड़ते? अगर किसी विपक्ष के कोई विपक्ष का नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हो जाता है तो वो साफ हो जाता है, साफ चरित्र का हो जाता है। देखिए, सीधी सी बात है, हम पूरे अगर देश की बात नहीं, हम केवल झारखंड की बात करें, तो अगर थोड़ी देर के लिए आप मान लिया जाए कि झारखंड में ईडी केवल जो है कांग्रेस पार्टी JMM के ऊपर कार्रवाई कर रही है, तो हमारा ये कहना है कि आपके पास जो इंस्टीट्यूशंस है, आप रूलिंग पार्टी में है झारखंड में, आपके पास में CID है, आपके पास में एंटी करप्शन ब्यूरो है, आपके पास में सिविल पुलिस है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने झारखंड में कुछ गड़बड़ किया, भ्रष्टाचार किया, तो आपके पास एजेंसीज है, आप उसको लेकर के सामने रख सकते हैं। लेकिन केवल जो है आप हवाई बातें करके, हवाई एलिगेशन करके, मतलब ये तो वही बात हो गई कि मैं चोरी कर रहा हूँ, दूसरों को नहीं पकड़ रहे, यानी आप जस्टिफाई करें कि आप चोरी कर रहे हैं। और इलेक्शन के पहले, विधानसभा इलेक्शन से पहले, यहाँ का जो एंटी करप्शन ब्यूरो रांची की पुलिस है, भाजपा नेताओं से जुड़े हुए कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट यहाँ चलते हैं रांची में, उनमें आपने देखा होगा इन्होंने रेड मारा, कहा कि पैसा रिकवर हुआ है। क्या हुआ उसके बाद में? क्या किसी नेता को जेल भेजा गया? क्या किसी के पास कोई कार्रवाई? क्योंकि उस समय भी कोई सबूत ऐसा नहीं मिला था। देखिए, जाहिर सी बात है, जिस पार्टी ने
इतने लंबे समय तक देश में शासन किया होगा, जिसके पास में एक तरह से कांग्रेस सिस्टम, जिसको हम वर्ड यूज़ करते हैं, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम जिसके पास में कैप्चर किया होगा, तो जब ईडी कार्रवाई करेगी, सीबीआई कार्रवाई करेगी, तो इतने साल का घोटाला निकलेगा। अब हम नेशनल हेराल्ड की बात करें, नेशनल हेराल्ड कब की बात है? प्री इंडिपेंडेंस की बात है नेशनल हेराल्ड केस में। और बीजेपी तो सत्ता में अभी अभी आई, अगर आप डेमोक्रेसी भारत का देखेंगे तो बीजेपी सत्ता में अभी अभी एक तरह से आई है। तो जाहिर सी बात है, जब केस खुलेंगे तो जो पार्टी सबसे ज़्यादा लंबे समय तक शासन में रही उनके खिलाफ केसेस खुलेंगे। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को अगर लगता है कि ईडी या कोई सेंट्रल एजेंसी ने गड़बड़ी की है, तो आपको सीधा कोर्ट में जा करके आपके पास जो भी एविडेंस है, जो आपका स्टैंड है, वो कोर्ट में रखना चाहिए, ना कि हवाई और एकदम एक पूरी तरह से कुछ भी एलिगेशन हमारे ऊपर लगाना चाहिए। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in